बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आज एक रिपोर्ट रख रहा हूं जी आपके सामने कि चीन पाकिस्तान में इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा, पाकिस्तान में कम होती चीनी सरमायाकारी की आखिर वजह क्या है कि पहले से कम जो है चीन वाले पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक की जानिब से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ किया गया है कि चीन की जानिब से पाकिस्तान में की जाने वाली सरमायाकारी में कमी, जबकि अमेरिका से पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। मौजूदा माली साल के पहली छमाही जुलाई ta सितंबर के अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं कि इस दौरानिए में पाकिस्तान में चीन की जानिब से आने वाले सरमाए की मालियत सिर्फ $10 करोड़ रही, जो गुज़श्ता साल के इसी दौरानिए में $20 करोड़ से ज़ायद थी, तकरीबन निसफ रही। इस तरह मौजूदा साल की पहली छमाही में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी की मालियत $10 करोड़ से ज़्यादा रही, जबकि गुज़श्ता साल की इस छमाही में अमेरिकी सरमायाकारों की जानिब से पाकिस्तान में सिर्फ $2 करोड़ लगाए गए थे। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी का सबसे बड़ा मनसूबा चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC है, जिनमें सड़कों, बिजली घरों, रेलवे लाइन और सनती जोन की तमीर के मनसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान में साबका हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में CPEC के मनसूबे पर काम शुरू हुआ था और इसके तहत बहुत सारे मनसूबों का इफ्तिताह किया गया और इनमें से कुछ मुकम्मल भी हुए। ताहम तहरीक इंसाफ के बरसर इक़्तिदार आने के बाद इन मनसूबे में काम सुस्त रवि की शिकायत की बाज़गश्त तवील अरसे से जारी है। तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफिन की जानिब से जहाँ एक मनसूबे पर CPEC मनसूबे पर वफाकी हुकूमत की जानिब से काम को सुस्त करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है, मगर दूसरी जानिब CPEC के हवाले से गैर जानबदार मुबस्सरीन और मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है भी अपोजिशन के इल्ज़ामात से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। माहिरीन का कहना है कि चीनी सरमायाकारी में कमी एक बड़ी वजह यह भी है कि CPEC के पहले मरहले में जारी इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के बहुत सारे मनसूबों पर काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि जो मनसूबे ज़ेर तकमील है इनकी मद में सरमायाकारी पहले ही मसूल हो चुकी। जबकि दूसरी जानब मसला ये है कि मौजूदा दौर की हुकूमत में CPEC के तहत किसी बड़े मनसूबे का आगाज़ नहीं किया गया। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC खालिद मंसूर ने इस तासर को मुस्तरद किया है कि CPEC पर काम सुस्त रवि का शिकार है। उन्होंने कहा कि इस क़यास आराइयों में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी का रुझान रहा क्या है? पाकिस्तान में चीन से आने वाले लगभग तमाम तर सरमायाकारी CPEC के मनसूबों के तहत होती है। सरमायाकारी अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 2 साल में चीन से पाकिस्तान में आखिरी बार सबसे ज़्यादा सरमायाकारी दिसंबर 2019 में की गई थी और इसका हजम $30 करोड़ था। इसके बाद इस सरमायाकारी में बदतरीज कमी आना शुरू हुई और मुख्तलिफ महीनों में थोड़े बहुत इजाफे और कमी के बाद ये मजमूई तौर पर 20 करोड़ से कम ही रही। अगरचे कोरोना वायरस के असरात ने भी चीनी सरमायाकारी को मुतासर किया, ताहम इन असरात के ज़ैल होने के बाद भी ये सरमायाकारी दोबारा अपनी बुलंद सतह पर पहुँच न सकी। अप्रैल 2020 में ये किस्त फ़कत $80 लाख तक महदूद हो गई थी, जिसकी वजह बुनियादी वजह कोरोना और वायरस थी। ताहम सितंबर 2020 में इसके हजम में कुछ बेहतरी हुई और ये $13 करोड़ तक पहुंची। मौजूदा साल के पहले महीने जनवरी में इसका हजम $5 करोड़ रहा, जो रवां माली साल के पहले महीने जुलाई में मज़ीद कम हुआ और गुज़श्ता माह यानी सितंबर के महीने में सरमायाकारी का मजमूई हजम फ़कत $2.5 करोड़ रहा। मतलब ये ज़ाहिर करते हैं अदाद-ओ-शुमार कि सरमायाकारी में कमी आ रही है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान जो है 2 बड़ों के दरमियान, चक्की के 2 पाटों के दरमियान पिस रहा है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि मेरी मानो,
میری نہ مانوگے تو میں تمہیں ایبسلوٹلی ناٹ کا بھی جواب دوں گا اور تم پر ایسی پابندیاں عائد کروں گا کہ چیخیں مارو گے۔ یہ پیوٹ سے نہ نکلنا، یہ جناب دیگر مسائل میں الجھاؤ نا، یہ ایبسلوٹلی ناٹ کا ہمیں جناب جواب مل رہا ہے۔ امریکہ ہمیں بالکل برداشت نہیں کرتا کہ میری کوئی بات نہ مانے، وہ دادا گیری کرتا ہے۔ دوسری طرف چائنا کہتا ہے کہ ان کو اڈے نہ دیے جائیں، ان کو بالکل پاکستان کے قریب نہ پھٹکنے دیا جائے، آپ میری مانیں۔ تو چونکہ چین جو ہے، چین کے ساتھ ہمارے گہرے روابط ہیں، گہرے واسطے ہیں، دوستی ہے، اور ہمارا مستقبل وابستہ ہے، بلکہ مستقبل وابستہ ہے چین کے ساتھ، اس لیے ہمیں چین کی بھی ماننی پڑتی ہے۔ تو اس طرح پاکستان جو ہے چکی کے دو پارٹوں میں اس وقت بری طرح پس رہا ہے، جس کے لیے لگتا یہ ہے کہ آنے والے کوئی 5-10 سال جو ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہونے والے ہیں، اور جب تک چائنا جو ہے سپر طاقت کے طور پر نہیں ابھرتا اور نہیں سپر طاقت بن جاتا، اس وقت تک امریکہ تو پاکستان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ امریکہ پاکستان کو سخت سے سخت معاملات میں الجھائے گا بھی، اور اس کو وہ نقصان دہ کرے گا پاکستان کا جو ہمیں بہت بہت زیادہ محسوس ہو۔ تو یہ تو امریکہ کی پرانی حرکات ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اس نے دیکھیں اپنا ایران کے ساتھ کیا کیا اس نے، اور اب چین نے اگر ترکی نے آنکھیں دکھائیں تو انہوں نے ترکی کو بھی جناب گرے لسٹ میں ڈال دیا، اور ان کے حوالے سے انہوں نے کیا نہیں کیا، ان پر جناب انہوں نے پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی ہیں، جس سے ترکی کو بھی بہت نقصان ہوگا۔ لیکن امریکہ نہیں برداشت کرتا کہ کوئی انہیں آنکھیں دکھائے، حالانکہ ترکی کے پیسے لے کر اسے جناب اس کے ساتھ جو سودا کیا ہے وہ جہاز بھی نہیں دے رہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ روس سے مت کوئی چیز خریدو۔ تو اس طرح وہ دادا گیری کرتا ہے، اور یہی دادا گیری کرتے ہوئے پاکستان کو جو ہے اس وقت دو بڑوں کی لڑائی میں پس رہا ہے۔ اور یہاں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ جب تک قوم متحد نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، بلکہ یہ جو چکی کے دو پارٹوں میں ہم جناب پس رہے ہیں یہ ہمیں زیادہ رگڑا لگے گا۔ اگر ہم متحد ہوں گے تو ویسے بہت سارے اور بھی بحران آئے تو وہ محبت سے پیار سے گزر جائیں گے۔ ایک اور خبر ہے جناب بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ کیا آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس سے سرکاری مذہب اسلام اب ان کا نہیں رہے گا۔ خیال ہے کہ بنگلہ دیش کی حکمران جماعت عوامی لیگ نے ملک میں سن 1972 کا سیکولر آئین دوبارہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے ریاست کا سرکاری مذہب اسلام نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب ملک میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی کے بعد ہندو برادری پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں 13 اکتوبر سے شروع ہونے والے پرتشدد واقعات میں اب تک 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں سینکڑوں گھروں اور درجنوں مندروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ سخت گیر مذہبی گروہوں نے عوامی لیگ کی حکومت کو مطبع کیا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سن 1972 کے سیکولر آئین کی واپسی کے لیے بل پیش کیا گیا تو ملک میں پرتشدد واقعات بڑھ سکتے ہیں۔ سن 1988 میں فوجی حکمران HM ارشاد نے اسلام کو بنگلہ دیش کا سرکاری مذہب قرار دیا تھا۔ عوامی لیگ کے بعد رہنماؤں جیسے ڈھاکہ کے سابق حکومت وزیر اطلاعات براد حسن کے اس بیان کی مخالفت کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سن 1972 کے آئین کے تحت بنگلہ دیش کو سیکولر ملک بنایا جائے گا۔ یاد رہے کہ 1972 کا آئین ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان نے نافذ کیا تھا۔ سید خاقون کے مطابق یہ فیصلہ غلط وقت پر کیا جا رہا ہے جس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، جبکہ مراد حسن نے کہا تھا کہ ہمیں ہر صورت میں 1972 کے آئین پر واپس جانا ہوگا، میں پارلیمان میں اس کے لیے بات کروں گا۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے
बड़ी ही अजीब बात होगी अगर ये 1972 के आइन की तरफ वापस जाते हैं, तो इसके मुताबिक तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो इनका इस्लामी रियासती तौर पर जो है मज़हब उस इस्लाम करार दिया गया है, उस हवाले से बहुत से मसाइल पैदा होंगे और पुरतशद्दुद वाक़यात वहाँ जारी हैं, वो चल रहे हैं। तो देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन 1972 के आइन की तरफ लगता है कि वो जा रहे हैं। हालांकि अवामी लीग के बाज़ रहनुमाओं जैसे साबिक मेयर खरगोन ने भी इसकी मुखालफत की और कहा है कि इस पर जमात में तफसील से बात नहीं हुई है। जमात के कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि मुराद हसन तना ऐसा इतना बड़ा ऐलान नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसका मतलब है कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की मुकम्मल हमायत हासिल है। अवामी लीग के एक सीनियर रहनुमा ने भी कहा है कि अगर शेख हसीना ने इस ऐलान से वाकिफ़ ना हुई तो वो भी ऐसे वक्त में जब मुल्क में हिंदुओं के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, तो यकीनन जमात की आला क़यादत की तरफ से मुराद हसन की सरदनश की जा सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने इस फैसले पर ग्रीन सिग्नल दे रखा है। और ये 14 अक्टूबर को बयान दिया था जी मुराद हसन साहब ने, सिर्फ एक दिन कबल मुश्तल मुसलमानों को कुछ दीगर शहरों में हिंदू मंदिरों घरों में कारोबार में हमले का BBC ने रिपोर्ट किया था इसे कबल। हालांकि जब मुसलमानों के हवाले से कोई बात होती है तो ये कभी रिपोर्ट नहीं होता। आप देख लें आपके हमसाए में जो है वो कश्मीर में क्या हो रहा है, तो उस पर कभी रिपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ चूँकि हिंदुओं का मामला आएगा तो यहाँ पर रिपोर्ट होगा। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने जितना भी प्रोपोगंडा करना है वो ज़रूर करेंगे। हालांकि हुकूमत जो है, हुकूमत इस पर उन्होंने इंडिया मोदी को भी जो है वाज़ेह पैगाम भेजा है कि आप जो ये कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन हिंदू जो है, हिंदू अब इंडिया से निकलकर बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ भी वो चाहते हैं कि बेहुरमती और जिस तरह वो RSS शिवसेना के जो जिस तरह वो करते हैं किरदार अदा वो कर रहे हैं। गाँव में तरफ भाजपा वाले हर जगह कोई ना कोई पंगा लेने, अब तो मज़हब को इन्होंने आड़ बना लिया, मज़हब को इन्होंने आड़ बना लिया। बहरहाल देखते हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत 1972 की तरफ वापस जाती है या 78 पर ही कायम रहती है, ये आने वाले दिनों में फैसला होगा। खुर्शीद शाह को भी झटका एक मिल गया जनाब, ज़मानत तो उसकी हो गई है लेकिन उसके साथ एक झटका भी मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुर्शीद शाह की ज़मानत पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि खुर्शीद शाह का नाम ECL में रहेगा। जुमा को तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। अदालत ने खुर्शीद शाह की ज़मानत 1 करोड़ के मुचलकों के एवज़ मंजूर की। हुक्मनामा के मुताबिक खुर्शीद शाह बाहर नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आमदन से ज़्यादा साजात केस में पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा का जो ज़मानत ली या जिस उस पर पूरा फ़ैसला जो है वो एक सफ़े पर मुश्तमिल है और वो उन्होंने तहरीर किया है। फ़ैसले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुकदमे के मेरिट पर खुर्शीद शाह को ज़मानत दी जाती है। खुर्शीद शाह 1 करोड़ रुपए के ज़मानती मुचलके जमा कराएंगे और उनका नाम ECL में ही रहेगा। उनकी ख्वाहिश थी शायद बाहर जाने की, जो उनकी भी नहीं पूरी हो सकेगी जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में। और समझ में ये नहीं आ रहा कि इनकी अगर इन्होंने लोगों ने करप्शन की है तो इनको ज़मानतें क्यों मिल रही हैं। अगर इन्होंने मुल्की ख़जाने को लूटा है तो ज़मानतें इनको क्यों मिल रही हैं, ये बाहर क्यों आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो केस कमज़ोर बनाते हैं ये नैब वाले या ये बिक जाते हैं, पता नहीं, ये सबूत नहीं पूरे होते इनके पास जो अदालतों में ये पेश नहीं कर सकते। इसलिए इन बड़े बड़े जो जिनको ये मुजरम बनाकर पेश करते हैं वो मुलज़म भी नहीं रहते और वो उनको ज़मानतें मिल जाती हैं, वो आज़ाद फिरते रहते हैं। ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ एक मजाक हो रहा है और नैब
بڑے دھڑلے سے کر رہی ہے. کیس جب بناتی ہے تو بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، مگر نکلتا کیا ہے؟ چند ماہ بعد، 1 سال بعد ضمانت، ریکوری کے نام پہ کچھ نہیں، زیرو، اس پر خرچہ کروڑوں اربوں کا. تو جناب اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.